हेलो लिसनर, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी का 5th चैप्टर जो कि ऑर्गेनाइजिंग है। इससे पहले हम पढ़े थे प्लानिंग, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। ये जान रहे हैं आप, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच है जो कि सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए है। आप अच्छे से रिवीजन करेंगे मेरे साथ। तो आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग पर। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? वंस द प्लान हैज़ बीन लेट डाउन एंड ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड देयर इन द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज रिसोर्स इन ए मैनर विच लीड्स टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, पहले तो प्लानिंग हो गया। अब प्लानिंग होने के बाद मेरा काम है कि अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसके आधार पे अब ऑर्गेनाइज करना, क्या क्या ज़रूरत है हमको, रिसोर्सेज क्या क्या लगेगा, ये सब चीज़ मीनिंग रखते हैं। Organizing essentially imply a process which coordinates human effort, assembles resources and integrate both into a unified whole to be utilized for achieve specified objectives। मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब हुआ कि जो जो चीज़ का ज़रूरत है वो सब चीज़, जैसे कि ह्यूमन एफर्ट, असेंबल रिसोर्सेज, इंटीग्रेट्स, क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगा वो सब चीज़ का ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plans by clarifying job and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results. 1 minute रुकेंगे थोड़ा सा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। Now, कहाँ थे हम लोग? Organizing meaning. Organizing can be defined as a process that initiates implementation of plan by clarifying job and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग जो है डिफाइन किया गया है, इनिशिएट इम्प्लीमेंट करना, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन से जॉब है, क्या क्या करना है, कौन सा वर्किंग है, वर्किंग रिलेशनशिप, सब चीज़ जो है एकदम से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है। पहले सब चीज़ को जमा कर लेंगे। अब स्टेप क्या क्या है ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क का आइडेंटिफिकेशन करना और वर्क को डिवीजन में मतलब बांटना अलग अलग। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क what has to be done in accordance with previously determined plan। मतलब क्या क्या करना है जो प्लान में डिटरमाइन किया गया उसके आधार पर। डिपार्टमेंटलाइजेशन, once work has been divided into a small and manageable activity then those activity which are similar in nature are grouped together। देखिए, आइडेंटिफाइड डिवीजन हो गया, उसके बाद जो है सेम टाइप का जो वर्क है या एक्टिविटी है उसको ग्रुप बना देंगे, उसका एक ग्रुप बना देंगे। सच सेट्स फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। यही जो ग्रुपिंग प्रोसेस था इसी को डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशंस एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉयज। देखिए, जिस तरह का वर्क का ग्रुप है उसके अनुसार से उसको अपना काम भी देना है। वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। अब कोई डिपार्टमेंट बन गया, उसका एक हेड बना दिया जाएगा, उसका चार्ज, वो ग्रुप का चार्ज वो संभालेंगे, वो डिपार्टमेंट का चार्ज वो संभालेंगे। जॉब्स आर देन allocated to the member of each department in accordance to their skill and competence। मतलब अब उस ग्रुप के जो मेंबर हैं जिसका स्किल है उसके आधार पर उनको जॉब दिया जाएगा, वर्क दिया जाएगा। स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, सिर्फ काम ही नहीं, अब ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड टू होम ही हैज़ अकाउंटेबल। मतलब सबको पता है कि किससे ऑर्डर मिलेगा और कौन उसको जज करेगा, कौन उसको अकाउंटिंग करेगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट ए हायरार्चिकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमॉन्गस्ट वेरियस डिपार्टमेंट। अब ये जो है हायरार्चिकल स्ट्रक्चर, इससे क्या होगा, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहेंगे और एक दूसरे के डिपार्टमेंट से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि अलग अलग डिवीजन में बांट दिया गया,
सब अपना अपना स्पेशलाइज्ड वाला वर्क करेंगे, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को. Organizing lead to a systematic allocation of job amongst the workforce. This reduces the workload as well as enhance productivity because of the specific workers performing a specific job on a regular basis. क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो जिसमें स्पेशलिस्ट हैं, वो काम उसको दिया गया है तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे. Repetitive performance of a particular task allow a worker to gain experience in that area and lead to specialization. अब एक ही तरह का काम बार बार किए जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उस वर्कर को एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. नेक्स्ट, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरिफाई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट टू होम. देखिए, एक लाइन क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके अंदर काम कर रहा है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा काम करने के बाद. दिस रिमूव एम्बिगिटी इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन. इससे क्या होगा कि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किससे इंस्ट्रक्शन लेना है, किससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये सब चीज़ में. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Organizing leads to the proper use of all material, financial and human resources. Organizing से क्या होगा कि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज कर पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, मटेरियल का, सब का. अब एडेप्टेशन टू चेंज. द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ ए बिजनेस इंटरप्राइजेज टू एकोमोडेट चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट. देखिए, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, बिजनेस इंटरप्राइज में अलाउ करता है चेंज का. बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंज होगा सबको अच्छे से वहाँ पे एकोमोडेट कर पाएंगे. इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी suitably modify and the revision of interrelationship among managerial level to pave the way for a smooth transition. देखिए, अब जितना चेंज आएंगे वो अच्छे से अगर वहाँ पे एकोमोडेट हो रहे हैं तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से मॉडिफाई हो पाएगा. जैसा चेंज आएगा उसके अनुसार से मॉडिफाई किया जाएगा. अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज़. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग जिससे है उससे पता चल रहा है कि हमको क्या जॉब करना है, उसका जॉब का डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिलता है और क्या ड्यूटी है वो सब उसके अनुसार अच्छे से पता चलता है. दिस हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन. इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे और डुप्लीकेशन भी नहीं होंगे वर्क का. डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट क्रिएटिविटी अमॉन्ग द manager. Effective delegation allow the manager to reduce their workload by assigning routine job to their subordinate. देखिए, इससे क्या होगा कि मैनेजर को भी जो है आसान हो जाएगा. वो उसको भी पता है कि अपने उसके पास नहीं तो बहुत सारे काम होते हैं, वो अब क्या होगा अपने सबॉर्डिनेट को वर्कलोड ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे क्या होगा कि उसका वर्कलोड जो है रिड्यूस होगा, जिस कारण मैनेजर भी अच्छे से वर्क कर पाएगा. एक्सपेंशंस एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन द ग्रोथ एंड diversification of an enterprise by enable it to deviate from existing norm and taking up new challenge. देखिए, क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग जो है हेल्प करता है ग्रोथ में, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से ग्रोथ होता है और एक्सपेंशन भी होता है, फैलता भी है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से जो आता है वही कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. An effective structure will result in increased profitability of the enterprise. अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनता है, इफेक्टिव स्ट्रक्चर रहता है तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है. अब टाइप क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के पढ़ते हैं. पहला, फंक्शनल स्ट्रक्चर. ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट ए फंक्शनल स्ट्रक्चर. देखिए, सिमिलर नेचर का जो फंक्शन है वो अगर वो एक मेजर फंक्शन उसको सेपरेट डिपार्टमेंट में मान दिया जाता है तो वो कहलाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर. ऑल डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड. और सारे डिपार्टमेंट का जो है कोऑर्डिनेटिंग हेड हो जाएगा. ये देखिए, मैनेजर होता है हेड, उसके अंदर क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आ गया, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ गया, पर्सन डिपार्टमेंट, सारा ये सब जो आ गया मैनेजर के अंदर, तो ये फंक्शनल डिपार्टमेंट हो गया. एडवांटेज क्या है इसके. A functional structure lead to occupational specialization since emphasis is placed on a specific function. क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन होता है तो उस कारण से क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन जिसको मिला है वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे. इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड
coordination within a department because of similarity इन द टास्क बीइंग परफॉर्म। देखिए क्या होता है, प्रमोट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, अच्छे से जो एक ही काम बार बार कर रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें उनको कंट्रोल आ जाता है, अच्छे से वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट। ये मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी हेल्प करता है, जिसके कारण से जो है प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं। इट लीड टू माइनर duplication of effort which result in economies of a scale and this lower cost। देखिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को जो है ये कम करता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉस्ट मेरा घटता है, कॉस्ट मेरा कम लगता है। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ईजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ अ स्किल। क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय को अगर काम में लगाए उसका रेंज बहुत कम होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन के कारण से एक पार्टिकुलर वर्क करना रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो उसमें लगातार करते रहता है, इसके कारण से ट्रेनिंग उसका उसमें जो है स्किल अच्छे से बन जाता है और वो अच्छे से ट्रेनिंग कर पाता है, अच्छे से सीख जाता है। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, मतलब अलग अलग फंक्शन को जो है अलग अलग तरीके से अटेंशन दिया जाता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, कुछ एडवांटेज तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला, a functional structure places less emphasis on overall enterprise objective than the objective pursued by a functional head. Such practices may lead to functional empire wherein the importance of a particular function may be overemphasis। देखिए क्या होता है इसमें कि कोई पार्टिकुलर फंक्शन को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगता है, तो उस डिपार्टमेंट क्या होता है उसके कारण से दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट पड़ जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। It may lead to problem in coordination as information has to be exchanged across functionally differentiated department। देखिए इसमें कभी कभी कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम होते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में कंपटीशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है वो अपना इंफॉर्मेशन अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उससे और दूसरे डिपार्टमेंट में शेयर नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। A conflict of interest may arise when the interest of two or more departments are not compatible। देखिए एक और दो डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट अगर कोई इक्वलिटी नहीं रहता है कुछ में, तो उसमें क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने का चांस आ जाता है। इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपुल विथ सेम स्किल एंड नॉलेज बेस में डेवलप ए नैरो पर्सपेक्टिव एंड दज हैव डिफिकल्टी इन अप्रिसिएटिंग बाय देयर अदर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए लगातार एक ही काम किए जा रहे हैं तो क्या होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है, मतलब पीपुल जो है एक ही स्किल में बढ़ जाता है, दूसरा काम कुछ सीख नहीं पाता, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर पर है, अब दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। इन ए डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स ऑफ डिवीजन। देखिए इसमें क्या होता है डिविजन, मतलब एक यूनिट को जो है अलग डिवीजन बना दिया जाता है। ईच यूनिट हैज़ ए डिविजनल मैनेजर, सारे यूनिट में एक डिविजनल मैनेजर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके सारे परफॉर्मेंस के लिए। मैन पावर, जनरली मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, मतलब जैसे कि मैन पावर है तो वो किस किस टाइप का मैन्युफैक्चर कर रहा है अलग अलग टाइप का, तो उसके आधार पे डिवीजन किया जाता है। ईच डिवीजन इज multifunctional because within each division function like production, marketing, finance, purchase etc are performed together to achieve a common goal। देखिए सारे डिवीजन का जो है ये सारे डिवीजन में ये काम होते हैं, पहला क्या प्रोडक्शन होते हैं, मार्केटिंग होते हैं, फाइनेंस होता है, परचेज होता है, सारा होता है इस तरह से, और सारे डिवीजन को जो है एक कॉमन गोल को जो है अचीव करना होता है। ईच डिवीजन इज सेल्फ कंटेंट एज इट डेवलप एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शन रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट लाइन। इस कारण से जो है इस डिवीजन में सारे डिवीजन को जो है अपना एक्सपर्ट आ जाता है सारे कामों में। इसका एडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल इन ए डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजिशन। देखिए लगातार अलग अलग तरह के सारे स्किल में ये डेवलप हो जाते हैं, मतलब स्किलफुल हो जाते हैं, इस कारण से क्या होता है वो हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ही गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शन, वो जो है एक्सपीरियंस सारे फंक्शन में गेन करता है, इसलिए इस तरह का होता है। डिविजनल हेड आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी इजली आइडेंटिफाई एंड असाइन टू दैम। अब जो डिविजनल हेड है वो जो है सारे डिवीजन का प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट और ये सारे जो है अच्छे से वो अकाउंटेबल कर पाते हैं।
दिस प्रोवाइड ए प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये जो है प्रॉपर बेसिस प्रोवाइड करता है मेजरमेंट के लिए. इट प्रमोट्स flexibility and initiative because each division function as an autonomous unit which lead to faster decision making. देखिए promote flexibility, इसमें flexibility होता है. अलग अलग डिवीजन में अलग अलग तरह से काम होते हैं, अलग अलग काम डिसीजन मेकिंग होता है. इस कारण से इट फैसिलिटेट्स expansion and growth as a new division can be added without interrupting the existing operation by merely adding another division head. क्या देखिए फैसिलिट इसमें एक्सपेंशन और ग्रोथ होते हैं बिना पहले वाले काम को इंटरप्ट किए बिना उसमें ऐड किए जाते हैं, और न्यू प्रोडक्ट लाइन भी इसमें ऐड होते हैं, न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाते हैं, प्रोडक्शन किए जाते हैं. डिसएडवांटेज इसमें क्या है? Conflict may arise among different divisions with reference to allocation of fund, and further a particular division may seek to maximize its profit at the cost of other division. कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि अलग डिवीजन को ज़्यादा फाइनेंस दिया जा रहा है, अदर डिवीजन को ज़्यादा प्रॉफिट दिया जा रहा है, इस आधार पे. It may lead to increase in cost since there may be a duplication of activity across products. देखिए इसमें क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज होने का चांस होता है क्योंकि अगर इसमें जो है एक्टिविटी डुप्लीकेशन मतलब डबल हो सकता है. प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विथ सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शंस इंक्रीज एक्सपेंडिचर. अलग अलग डिवीजन जो है सेम टाइप का काम कर रहा है, इस कारण से क्या होता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सकता है. इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर डिवीजन. किसी भी पार्टिकुलर डिवीजन का जो है मैनेजर को पावर होता है कि वो सारे एक्टिविटी का सुपरवाइज करेगा. In course of time, such a manager may gain power and in a bid to assert his independence may ignore organizational interest. इस कारण से क्या होता है, उसको मोनोपोली होता है कि सारा काम उसको देखना है, तो इस कारण से वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को इग्नोर भी कर सकता है. अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू accomplish ए पर्टिकुलर टास्क. इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है वही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. इट स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज ए सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. देखिए इसमें क्लियर होता है कि कितना पावर मिलेगा, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगे, सिस्टमेटिक और कोऑर्डिनेशन बना होता है, उसके आधार पे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना होता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपुल एट वर्क गिव्स राइज टू ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉय कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब देखिए पीपुल के बीच में इंटरेक्शन होता है, वर्क जो दिया गया उसके आधार राइज टू ए नेटवर्क ऑफ सोशल, और यहाँ पे सोशल नेटवर्क रिलेशनशिप को जो है राइज किया जाता है, वही कहला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज फ्रॉम विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, उसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रोल आता है इसमें. व्हेन पीपल हैव फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट दे कैन नॉट बी फोर्स इनटू ए रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर. जब कोई भी पीपल फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसको रिजिड नहीं होना पड़ता है कि हमको फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करना है या कुछ भी. रादर बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप दे टेंड टू फॉर्म ग्रुप विच शो कन्फर्मिटी इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट. देखिए वो जो अपना फ्रेंडशिप टाइप का इंटरेक्शन जिसको इंटरेस्ट होता है वो अपना ग्रुप बना लेते हैं उस टाइप से. अब डेलीगेशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में. डेलीगेशन refers to the downward transfer of authority from a superior to a subordinate. मतलब डेलीगेशन मतलब हो गया कि बांटना, क्या डाउनवर्ड मतलब नीचे अपने टॉप ऑफ मैनेजमेंट से मिडिल में आया, मिडिल से सबॉर्डिनेट में आया, इस तरह से. इट इज़ ए प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग of an organization because it enable a manager to use his time on high priority activity. It also satisfy the subordinate need for recognition and provide them with opportunity to develop and exercise initiative. इससे क्या होता है, सबॉर्डिनेट भी अच्छे से सेटिस्फाइड होते हैं, उनको जो ज़रूरत होता है
वो सब अच्छे से प्रोवाइड करवा पाते हैं, और इस कारण से सबऑर्डिनेट को भी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं अपने खुद को डेवलप करने के लिए। अब डेलीगेशन का एलिमेंट क्या क्या है। पहला, अथॉरिटी। Authority also refer to the right to take decision inherent in a managerial position to tell people what to do and expect them to do it। मतलब अथॉरिटी में मतलब हुआ कि राइट डिसीजन लेना, उसको पावर होता है कि मैनेजरियल पोजीशन के कि कि क्या राइट डिसीजन होगा उस वहाँ पे, उसके लिए उसके आधार पे अपना राइट डिसीजन लेना। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। अब सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सबऑर्डिनेट से अच्छे से उसको वो अपना ड्यूटी कर रहा है या नहीं, उसको अच्छे से देखना। इट अराइज फ्रॉम ए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर। अब सबऑर्डिनेट जो है बाउंड होता है, बंधा होता है कि उसको जो काम मिला है सुपीरियर से वो उसको अच्छे से करे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवार्ड, ए सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवार्ड की तरफ होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो अपने सुपीरियर के लिए। अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी undoubtedly empower an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome। देखिए ऐसे तो है कि भाई सुपीरियर जो है उसको एम्प्लॉय के लिए एक्ट, मतलब एम्प्लॉय जो एक्ट काम कर रहा है वो अपने सुपीरियर के लिए कर रहा है, लेकिन जब बात आएगी आउटकम की तो एम्प्लॉय सुपीरियर जो है सुपीरियर वुड स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द आउटकम, तो इसके लिए सुपीरियर लायबल होगा। अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाई बीइंग एंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, मतलब जो फाइनल आउटकम होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो सुपीरियर होगा। वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड वन कैन नॉट डिने अकाउंटेबिलिटी। जब डेलीगेटेड हो गया अथॉरिटी, वंस अथॉरिटी हैज़ बीन डेलीगेटेड हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, तो अब जो है अकाउंटेबिलिटी से हम भाग नहीं सकते, वो भी करना ही पड़ेगा। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होते हैं। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन द टॉप मैनेजमेंट प्ले एन एक्टिव रोल इन टेकिंग ऑल डिसीजन वाइल देयर आर अदर इन विच दिस पावर इज गिवन टू इवन द लोअर लेवल। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है एक्टिव रोल मतलब डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करते हैं। अब और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कुछ पावर में जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाई विद इन द टॉप मैनेजमेंट आर टर्म एज सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। वैसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं वो कहलाते हैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। whereas those in which such authority is shared with lower level are decentralized organization। और जहाँ पे ये पावर लोअर लेवल के साथ शेयर किया जाता है वो कहलाता है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड एमॉन्ग हायरार्चिकल लेवल। देखिए जहाँ पे वेयर दोज द विच सच अथॉरिटी इज शेयर, जहाँ पे पावर शेयर किया जाता है लोअर लेवल के साथ वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड एमॉन्ग हायरार्चिकल, मतलब जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग की बात आएगा वहाँ पे हायरार्चिकल लेवल फॉलो किया जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। पुट सिंपली डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो रेफ़र करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऊपर से नीचे की तरफ जो बांटा जाता है पावर को शेयर किया जाता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया ऑर्गेनाइजिंग। सो आप अच्छे से रिवीजन करते रहें और हमारे साथ बने रहें।